अच्छा देखो, आज से है ना, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स मैं तुम्हें करवाऊंगा, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी तुम्हें विवेक सर करवाएंगे। तो यहाँ पर क्लास में जो मैं चैप्टर्स करवाऊंगा उनमें जैसे मैं पहला चैप्टर जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है लर्निंग कर्व। हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग कर्व चैप्टर स्टार्ट कर। नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बूस्टर बुक से पढ़ाता भी नहीं। बुक से मैं पढ़ाऊंगा, बुक के क्वेश्चन तो मैं तुम्हें सामने दिखाता रहूंगा ना। यहाँ से बुक कर लो, रखो अपने पास में, तुम टिक करते रहना कि भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं इस क्वेश्चन तुम्हें सामने दिखाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहली क्लास स्टार्ट करेंगे आज लर्निंग कर। अच्छा, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। और कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं किसी काम को पहली बार परफॉर्म करता हूं, वेरी फर्स्ट टाइम परफॉर्म करता हूं, तो क्या उस काम को परफॉर्म करने में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे? मान लो मैं पहली बार खाना बना रहा हूँ अपने घर के अंदर, वेरी फर्स्ट टाइम। आज से पहले मैंने कभी खाना बनाया नहीं, मैंने खाना बनाते हुए देखा है, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को खाना बनाना आता है। ठीक है, मैं पहली बार रोटी बना रहा हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम। क्या मेरे को पहली बार रोटी बनाने में टाइम लगेगा? मेरे को केवल एक रोटी बनानी है, केवल एक रोटी। ठीक है, क्या पहली बार मेरे को एक रोटी बनाने में टाइम लगेगा या दो रोटी बनाने में मेरे को टाइम लगेगा? अच्छा, फिर मेरे को क्या होगा, मैं उस काम को बार बार परफॉर्म करूंगा। जैसे जैसे मैं उस काम को बार बार परफॉर्म करूंगा ना, वो काम मेरे को आता जाएगा, मेरे अंदर उस काम के लिए स्किल एक्सपीरियंस डेवलप होता जाएगा। और जैसे जैसे वो काम मैं सीखता जाऊंगा, मेरे अंदर स्किल एक्सपीरियंस डेवलप होता जाएगा। मेरे को उसी जॉब को, पहले भी मैं दो रोटी बना रहा था, उसके 2 महीने बाद लगातार मैं काम करता जा रहा हूँ, वो वाला दो रोटी सुबह शाम बनाता जा रहा हूँ, तो मेरा टाइम है ना धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा भी होगा क्या कि धीरे धीरे टाइम कम होते होते जीरो हो जाए? कि बस मैं, मेरे को पिछले 10 सालों से रोटियां बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, और 10 साल बाद तो ऐसा हो गया कि बस मैं किचन में घुसा, रोटी बन गई और मैं बाहर आ गया। ऐसा होगा कभी? तो इस वजह से है ना, यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो देखो, टाइम जीरो नहीं होगा ना। एक मिनट रुको, ये है आउटपुट, इस तरफ हम लिख रहे हैं आउटपुट, और इस तरफ हम लिख रहे हैं टाइम। जब मैं पहली यूनिट बनाऊंगा ना, तो टाइम बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो टाइम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एक पीरियड ऐसा आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल क्या होगा कि उससे कम नहीं किया जा सकता, चाहे तुम कितना भी सीख लो, चाहे तुम किसी भी काम को करना कितना भी सीख लो, उससे कम नहीं किया जा सकता। तो इस कर्व को बोला जाता है, ये जो हमारा कर्व है ना, इस कर्व को बोला जाता है लर्निंग कर्व। अच्छा, जैसे हमने पहली बार क्लास में जब असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सीपीएम के क्वेश्चन किए थे, तो हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। हमने असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा। फिर उसके बाद जब हम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद वो क्वेश्चन हमें समझ में आने लग जाते हैं, हमें ट्रिक पता लगने लग जाती है, और हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन अगर तुमने देखा हो पर्ट सीपीएम में, जब मैं ई और एल की वैल्यू निकालता हूँ ना, तो मैं ई और एल की वैल्यू एक साथ निकालता हुआ चलता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि पहले सारी ई की वैल्यू निकालूंगा फिर बैक आके सारी एल की वैल्यू निकालूंगा। जब मैं ई और एल की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं ई और एल की वैल्यू एक साथ निकालता हुआ चलता हूं, अगर तुमने गौर किया होगा, क्योंकि मेरे को उसकी आदत पड़ गई है। मेरे को पता है कि कैसे ई और एल की वैल्यू एक साथ निकाली जा सकती है, मेरे को पता है ये बात। नहीं, तुम क्या करोगे सीख के, तो मेरे काम नहीं आएगा। मेरे को पता है, मेरे को आदत पड़ गई है उस चीज की, तो जब मैं ई और एल की वैल्यू निकालूंगा ना, जितना टाइम में तुम E2 E4 E5 पर पहुंचेगा ना, तब तक मैं ई और एल की सारी वैल्यूज निकाल चुका हूँ, क्योंकि मेरे को उस चीज की लर्निंग है, मेरे को उस चीज की समझ है, मेरे को उस चीज के लिए स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो मैं उस काम को जल्दी परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन इतना जल्दी परफॉर्म कर पाऊंगा क्या कि बस मैं डायग्राम बनाऊंगा और ई और एल की वैल्यू अपने आप छप जाएगी? नहीं, कहीं ना कहीं जाके वो पैरेलल हो जाएगा। यानी पैरेलल होने का मतलब इस जगह पर आकर वो ऑप्टिमम हो जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जो ऑप्टिमम हो जाएगा कि भाई काम को इससे कम टाइम में कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता। और इसी लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी लर्निंग कितनी है, कितनी यूनिट्स बनाने के बाद में
हमारा टाइम कम होने वाला है, कितनी यूनिट्स बनाने के बाद में हमारा टाइम ऑप्टिमम होने वाला है। हम इस चीज को यहाँ पर सीखने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अच्छा, लर्निंग करके कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए दो तरह के मेथड को यूज किया जाता है। एक तो होता है लर्निंग कर को सॉल्व करने के लिए, एक तो यूज किया जाता है डबलिंग कॉन्सेप्ट, डबल करने वाला कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, डबलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखना। मेरी लर्निंग रेट है ना, मेरी लर्निंग रेट है 80%। यानी मेरे को पहली जॉब कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा ना, नेक्स्ट जॉब कंप्लीट करने में उसका 80% टाइम ही लगेगा, ठीक है। मान लो मेरे को पहली जॉब परफॉर्म करने में 100 घंटे लगे, तो अगली जॉब को परफॉर्म करने में मेरे को 80 घंटे ही लगेंगे। उससे नेक्स्ट जॉब को परफॉर्म करने में मेरे को 64 आवर्स ही लगेंगे, उसका 80%, ठीक है। तो मेरी लर्निंग रेट है 80%। अब यहां पे देखो, पहली यूनिट को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम है मेरा, पहली यूनिट को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम है, मैं मान लेता हूं 10 घंटे। एक यूनिट को कंप्लीट करने में टाइम जो मेरे को लग रहा है ना, मैं इसको एवरेज टाइम बोलूंगा। एक यूनिट को कंप्लीट करने में जो मेरा एवरेज टाइम लग रहा है वो 10 घंटे लग रहा है। एक यूनिट को कंप्लीट करने में जो मेरा एवरेज टाइम लग रहा है वो 10 घंटे लग रहा है। अच्छा, डबलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितनी यूनिट तुम बनाना सीख चुके हो, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, जितनी यूनिट्स तुम बनाना सीख चुके हो उससे डबल अगर यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारा टाइम पहले से 80% कम हो जाएगा। अच्छा, अभी हम कितनी यूनिट्स बनाना सीख चुके हैं, अभी हम कितनी यूनिट्स बनाना सीख चुके हैं, एक। उससे डबल का मतलब कितनी यूनिट्स होती है, दो। अगर हम 2 यूनिट्स बनाएंगे ना, तो हमारा जो एवरेज टाइम है ना वो 80% ही रह जाएगा, मतलब 8 घंटे का ही रह जाएगा। अच्छा, अगर 8 घंटे का एवरेज टाइम है तो टोटल टाइम हो जाएगा 16 घंटे। नहीं नहीं, 8 घंटे एवरेज का मतलब एक यूनिट में लगने वाला टाइम, हमने 2 यूनिट बना दी, 2 × 8 कर देंगे 16 घंटे। अच्छा, हम कितनी यूनिट बनाना सीख चुके हैं, तो उससे डबल आउटपुट देने पर, मतलब 4 यूनिट का, इसमें 3 नहीं आएगा क्योंकि हम आउटपुट को डबल कर रहे हैं। 4 यूनिट का आउटपुट देने पर हमारा जो एवरेज टाइम है ना वो पहले का 80% ही रह जाएगा, 6.4 ही रह जाएगा। 6.4 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा 25.6 घंटे लगेंगे हमें 4 यूनिट्स को बनाने में, कंप्लीट करने, ठीक है। अच्छा, हम कितनी यूनिट्स बनाना सीख चुके हैं, उसका डबल करने पर, यानी ना 6 आएगा, ना 5, ना 6, ना 7, डबल ही आएगा सीधा, यानी 8 यूनिट्स के लिए आएगा। कि 8 यूनिट पे लगने वाला टाइम, एवरेज टाइम हम कैसे निकालेंगे, 6.4 का 80%, तो 5.12 हो जाएगा शायद ये। और टोटल टाइम निकालेंगे तो 5.12 इंटू 8 कर देंगे, 40.96 आवर्स। अच्छा, अभी रुको, 1 मिनट रुको। अभी तक हम कितनी यूनिट्स बनाना सीख चुके हैं, 8 यूनिट। हमें 8 यूनिट की लर्निंग आ गई है। डबलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उतनी ही यूनिट्स और बनाने पर, अच्छा उतनी ही यूनिट्स और बनाने का मतलब आउटपुट को जस्ट डबल कर देने पर हमारा जो लर्निंग इफेक्ट है ना वो 80% रहेगा 5.12 का, 4.096। और टोटल कितना हो जाएगा, 65.53। अच्छा, ऐसे डबल करके हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 32, ऐसे डबल करके, ठीक है। ऐसे डबल करके हम कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लो हमने 16 यूनिट्स बना दी, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता कि 15 यूनिट्स बनाने पर क्या होगा, या क्वेश्चन ये बोलता कि 10 यूनिट बनाने पर क्या होगा, या क्वेश्चन ये बोलता कि पहली यूनिट का अगर तुम्हें टाइम दे दे, क्वेश्चन ये बोले कि पहली यूनिट का तुम्हें टाइम पता है, पहली यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे, तो 10th यूनिट बनाने में एवरेज टाइम कितना लगा। क्या हम ये डबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, डबलिंग वाले कॉन्सेप्ट से डबल डबल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि डबल होने पर इतना लगेगा, डबल होने पर इतना लगेगा, 10 तक पहुंच सकते हैं क्या डबल करके, 8 से सीधे 16 पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, मान लो मेरे को 20 यूनिट के लिए पूछे,
तब भी पहुंच सकते हैं, 16 से डायरेक्ट 32 पर पहुंच जाएंगे। मान लो मेरे से 50 यूनिट के लिए पूछे, तब भी नहीं पहुंच सकते, तो मैं 32 से डायरेक्ट 64 यूनिट पर पहुंच जाऊंगा। अगर मेरे को डबल के अलावा और कोई क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ है या इवन डबल भी दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला है, तो एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, और वो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। ठीक है, तो y का मतलब है एवरेज टाइम, a का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, मैं लिख, 1 मिनट में तुम्हें टाइम दे दूंगा, तुम नोट डाउन कर लेना। कंप्लीट फर्स्ट यूनिट, x का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, और b का मतलब है लर्निंग कोएफिशिएंट। यहां पर फॉर्मूला चलेगा उसके, इवन हम है ना 16 यूनिट 32 यूनिट इसका भी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है ना सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे तुम कितने भी यूनिट्स बना रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस फॉर्मूले को यूज करने से बेटर होता है कि हम डबल डबल कर दें। ठीक है, वहां पर ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट हो जाता है, एक कई बार डबलिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कई बार हम फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एक बार है ना कॉन्सेप्ट लिख लो, लर्निंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट लिख लो, दोनों कॉन्सेप्ट लिख लो। अच्छा, डबलिंग वाला कॉन्सेप्ट कब काम करता है? जब आउटपुट डबल हो। ठीक है, आउटपुट के डबल होने पर, आउटपुट के डबल होने पर, हाँ क्वेश्चन में दी होगी, आउटपुट के डबल होने पर काम करता है, आउटपुट के 2 टाइम्स होने पर, 2x का मतलब है 2 टाइम्स होने पर काम करता है। आउटपुट अगर डबल हो रहा है तब ये काम करेगा डबलिंग वाला मेथड। अगर आउटपुट डबल नहीं हो रहा है या हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तब एनालिटिकल मेथड फॉर्मुलेशन जो आएगी वो फॉर्मुलेशन फॉर्मूले से होगी। अभी ये तुम्हें लिखना नहीं है, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा एक और देखो, एक और कॉन्सेप्ट, ये तुम लॉग एंटी लॉग एक बार लिखो मत, रुक जाओ एक बार। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन करो।
ए इंटू एक्स की पावर बी। अच्छा ये पावर बी है, ये ए और एक्स दोनों की है या सिर्फ एक्स की है ये पावर? सिर्फ एक्स की है ना। अगर दोनों की होती ना तो फिर मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखता कि दोनों की पावर बी है ना, ये सिर्फ एक्स की पावर बी है। एक्स को ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो, नॉर्मली लिखो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट लगा दो, अगर कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो नॉर्मली लिखो, वो तुम्हारी है। अच्छा एक और बात बताओ, क्या तुम्हें है ना पावर सॉल्व करनी आती है क्या, वो 12 बार रूट आती है, 5 स्टेप वाली पावर सॉल्व करनी है? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, नहीं नहीं, हाँ मेरे को पता है तुम्हें आती है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें ये भी पता है क्या कि वो पावर है ना तुम्हें हमेशा परफेक्ट आंसर निकाल के नहीं देगी, वो वाला तरीका। हाँ जैसे तुम्हें 2 की पावर 2 सॉल्व करना है ना, तो वैसे हमें पता है कि 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन वो तुम्हें आंसर निकाल के देगा 3.99 ऐसे करके कुछ आंसर निकाल के देगा, है ना। ये बात पता है ना तुम्हें कि वो परफेक्ट आंसर नहीं निकाल के देता, वो पावर सॉल्व करने वाला तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर किसी को भी पावर सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, सिर्फ नहीं जिनको नहीं पता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट होते हैं नहीं पता होता, तो अगर किसी को भी पावर सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होता है, तो पावर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 सॉल्व करनी है, ठीक है। मान लो हमें 2 की पावर 2 सॉल्व करनी है, तो नीचे वाला जो 2 है ना इसको तो बोला जाता है बेस, और जो ऊपर वाला 2 है ना इसको बोला जाता है पावर, या इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले स्टेप कैसे चलती है, हम 2 के बाद रूट प्रेस करते हैं, ठीक है। और 2 के बाद जो रूट प्रेस करते हैं ना वो 12 टाइम्स करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2, फिर रूट 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 ऐसे 12 बार करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आता है ना, जो भी रिजल्ट आता है उसमें से -1 कर देते हैं। अच्छा, फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको हम मल्टीप्लाई बाय पावर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पावर करते हैं। अच्छा उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है ना उसमें हम +1 करते हैं, और लास्ट में हम मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये करते हैं हम वापस से 12 टाइम्स। पावर को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो जैसे मान लो मेरे को 2 की पावर 2 सॉल्व करना है, जैसे मान लो ये हमारा कैलकुलेटर है, तो मेरे को है ना 2 की पावर 2 सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 2 को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2, हाँ 2, उसके बाद मेरे को इसका 12 बार रूट करना है। तो देखो रूट ये है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी नंबर आ रहा है, मेरे को नंबर नहीं चाहिए, जो भी नंबर आ रहा है उसमें से मैं -1 कर दूंगा, तो -1 करने के बाद में ये आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, फिर मैं इसमें +1 करूंगा, तो ये रिजल्ट आएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 3.99 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कर दोगे तो 3.999, तो जिसको तुम राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हो। तो पावर सॉल्व करने का तरीका ये होता है। कई बार जब हमें पावर सॉल्व करनी पड़ती है, अच्छा 2 की पावर 2 सॉल्व करने का तरीका नहीं है ये, 2 की पावर 2 तो 4 होती है। पावर अगर डेसिमल में लिखी हो, पावर अगर डेसिमल में लिखी हो, जैसे मान लो मेरे को ये बात पता है कि 8 की पावर 1/3 है ना 2 होता है, मेरे को ये बात पता है कि 8 की पावर 1/3 है ना 2 होता है। अब मैं इसको है ना वही कैलकुलेटर पर करने का ट्राई करता हूँ, 8 की पावर 1/3 है ना, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। 8 लिखा, उसका रूट करेंगे हम 12 बार, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आ रहा है उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय पावर। अब एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर ये कैलकुलेटर में E-4 लिखा हुआ है, तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कैलकुलेटर साइंटिफिक है, ये अलग तरह से काम करता है। तो मल्टीप्लाई बाय पावर करना है, पावर कितनी है 1/3, अच्छा 1/3, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दे, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.333333। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 0.3333 करूंगा तो भी वही बात है ना। अच्छा मल्टीप्लाई बाय पावर,
फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें +1 कर दिया, और फिर उसको मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आंसर आ गया। 8 की पावर 1/3 2 आंसर आ गया। तो हमारे पास ये तरीका होता है जिसमें हम 5 स्टेप्स को यूज करके 5 स्टेप्स को यूज करके पावर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है लॉग एंटी लॉग निकालने की। लॉग एंटी लॉग निकालने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट करने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, वो हम बात करेंगे शुभांकित। 80% भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, ठीक है, 75 भी हो सकता है, वो हम समझेंगे, बाद में समझेंगे। वो तो मैंने एक 80% वाला ऐसे एक रैंडम एग्जांपल लिया था मैंने। अच्छा, कभी कभी हमें लॉग एंटी लॉग, ध्यान रखना ऐसा बहुत ही रेयर होगा हम लॉग एंटी लॉग यूज करेंगे, ज्यादातर हम ये पावर वाला तरीका यूज करेंगे। रेयर ही होगा हम लॉग एंटी लॉग यूज करेंगे, क्योंकि उस कई बार ऐसा होता है कि पावर सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता बिना लॉग एंटी लॉग के। ठीक है, उस केस में हम लॉग एंटी लॉग को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉगरिथम कैलकुलेट करने का तरीका, जो भी हमारा नंबर होता है, फर्स्ट स्टेप उसका रूट कर देते हैं 15 बार। ठीक है, दूसरा जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से -1 कर देंगे। थर्ड पॉइंट डिवाइड बाय 0.00070721 से डिवाइड करना है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, हाँ ये याद रखना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना है, ये फिक्स है। और लास्ट में इज इक्वल टू प्रेस कर दोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं देखो तुम्हें करके दिखाता हूं, करके दिखाने से पहले, करके बताने से पहले, अरे रुको तो सही, रुको। अच्छा, जैसे मान लो मेरे को लॉग है ना, मेरे को निकालना है लॉग, सॉरी, मेरे को 15 का लॉग निकालना है। कोई बात नहीं, हम करेंगे। 15 का मैंने लॉग निकाला, तो तुम्हारे सामने जो 15 के लॉग का आंसर आ रहा है ना, लॉग 15, लॉग 15 का जो आंसर आ रहा है, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं तुम्हारे सामने, ये लॉग 15 का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये जो आंसर आया है ना, ये log 15 का है। अब हम हमारे वाले तरीके से लॉगरिथम निकालेंगे। वापस से नॉर्मल कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले रूट करना है नंबर का 15 बार, तो हमारा नंबर क्या है 15। 15 का रूट करना है हमें कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। अच्छा, अगर 20 होता तो रूट कितनी बार करते, 50 टाइम्स, 15 टाइम्स। वो मैंने 15 ले लिया, ठीक है, रूट हमेशा 15 बार ही होगा, 15 टाइम्स ही होगा। अच्छा देखो, मैं रूट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार कर दिया। -1, जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय करना है मेरे को, डिवाइड बाय 0.00070271, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा और इज इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। क्या रिजल्ट आया, 1.176, और इधर देखो 1.176 ही आ रहा था इधर भी रिजल्ट। इधर भी देखोगे तो log 15 मैंने तुम्हें डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखाया था साइंटिफिक कैलकुलेटर में, log 15 का आंसर 1.176 ही आ रहा था। अच्छा है ना, तुम्हारा मोबाइल कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल वाला कैलकुलेटर, मोबाइल वाला कैलकुलेटर निकालो, और मोबाइल वाले कैलकुलेटर को तुम रोटेट करोगे ना तो वो साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है, साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है मोबाइल वाला कैलकुलेटर। तुम रोटेट करोगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पे log 2 लिखा, log बेस लिखा हुआ होगा ना, वो तो नीचे लिखा हुआ होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। अच्छा है ना, तुम अपने कैलकुलेटर में देखो, मैं भी साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर एक बार ओपन कर, हमें है ना 508 का लॉग निकालना है, 508 का लॉग, रोटेट करने के बाद में। हाँ तो लॉग पहले प्रेस करो फिर 15 लिखो, ऐसे मत करो, पहले लॉग लिखो और फिर 508 लिखो। ये आ रहा है 2.7058 ऐसा करके आ रहा है, यही आ रहा है तुम्हारे कैलकुलेटर पर, मोबाइल वाले कैलकुलेटर पर यही आ रहा है।
ठीक है, तो तुम्हारे मोबाइल वाले कैलकुलेटर पर जो रिजल्ट आया, अच्छा ये किसका लॉगरिथम निकाला है हमने? 508 का, 508 का लॉगरिथम निकाला है। अच्छा, इसी लॉगरिथम को हम नॉर्मल तरीके से निकालते, नॉर्मल तरीके से निकालते, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 508 508 का रूट करना है हमें 15 बार, 15 टाइम्स। अब है ना, अगर वैसा ही होता तो 508 बार करना होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाय 0.000070 और बस इज इक्वल टू प्रेस करता है 2.706, और ओरिजिनली आ रहा था 2.7058, यानी वो भी 2.706 ही हो जाता है ना। तो ये है लॉगरिथम निकालने का तरीका। अच्छा, ये तरीका वही है, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें बहुत क्लोज पहुंचा देगा ये। जैसे वो पावर वाला तरीका परफेक्ट नहीं निकाल के दे रहा था ना, वो 3.9999 निकाल के दे रहा था, वो तुम्हें बहुत क्लोज पहुंचा रहा है, ऐसे ही ये वाला तरीका बहुत क्लोज पहुंचा देता है। तो ये है लॉग कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, अब लॉग कैलकुलेट किया क्यों जाता है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत लॉगरिथम की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो है नहीं। कोई बात नहीं, तुम वैसे फाउंडेशन में पढ़ के आने चाहिए थे ये सब चीज। मान लो मेरे को 2 की पावर 2 को है ना लॉग से सॉल्व करना है, मेरे को पता है 2 की पावर 2 4 होती है, लेकिन मेरे को इसको, क्योंकि लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम पावर को यूज करने में काम आता है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मेरे को पता है 4 होती है, लेकिन मैं इसको पता है सॉल्व कैसे करूंगा। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 2 × log 2, और फिर मैं उसका एंटी लॉगरिथम कर दूंगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये। पावर वाला रूट, पावर वाला स्क्वायर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 जो है, देखो इसको ऐसा लिखा जाता है 2 की पावर 2 = 4। तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको लिखा जाता है log base 2, 4, और पावर वाला 2 है ना बाहर चला जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, log 2 करना है, आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि ये जो पावर यहाँ पे b लिखी हुई है ना, पर x की पावर b, ये पावर नेगेटिव होती है, ये होती है 0.922, ऐसी पावर होती है, और वो भी नेगेटिव में। तो हमें इसको सॉल्व करने में यूज करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखना मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखोगे तो log 2 लिखा हुआ है, सबसे मेरे को 2 का लॉग कर, पहले log 2 के बारे में पता लगाना है। वैसे मेरे को पता है log 2 क्या होता है, फिर भी 1.30103 होता है, फिर भी सबसे पहले, सॉरी 0.30103 होता है, 1 पॉइंट नहीं होता है, वो तो 20 का होता है। अच्छा है ना, मेरे को log 2 के बारे में पता लगाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं log 2 की वैल्यू निकालूंगा। log 2 की वैल्यू निकालने का तरीका होता है 2 का रूट करना है मेरे को 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाय 0.00070271 और ये आ गया 0.30103, ये आ रहा है लॉग। अच्छा, ये तो अभी हमने log 2 निकाला है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, उसके आगे देखो log 2 से पहले लिखा हुआ है ×2, तो ×2 कर दिया मैंने इसको, अभी ये रिजल्ट आ गया। अब मेरे को इसका एंटी लॉग करना। अब एंटी लॉग करने का तरीका होता है, जो भी नंबर आएगा ना, मैं डबल, ये फिक्स होता है ये नंबर, ठीक है, 2279695 से मेरे को डिवाइड करना है। अच्छा, +1 कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा +1, ठीक है, और फिर करना है मेरे को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 19 टाइम्स। एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, 3.99994 वही आ रहा है ना। तो पावर को सॉल्व करने का तरीका होता है लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम, लॉग एंटी लॉग को यूज करके हम पावर सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत रेयर हमें जरूरत पड़ेगी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो सुनो, दो तरीके हैं। या तो जो क्वेश्चन होगा उसमें उसकी वैल्यू लिखी हुई होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। लॉग एंटी लॉग लिख लो एक बार। लॉग एंटी लॉग को निकालने का क्या तरीका? लॉग को निकालने में 4 स्टेप्स यूज की जाती है, एंटी लॉग को निकालने में 3 स्टेप्स यूज की जाती है। बीच में कहाँ? क्यों किया, मैं रीजन बताता हूं। 2 की पावर 2 का जब हम लॉग करते हैं ना तो सिर्फ इसका लॉग बाकी रह जाता है, और ये जो पावर 2 है ना ये साइड चेंज करके आगे आ जाता है, तो इसको 2 log 2 लिखा जाता है। इसको 2 की पावर 2 को अगर मैं लॉग में लिखूंगा ना तो इसको 2 log 2 लिखा जाएगा। वो हम बाद में बात करेंगे। मैंने तो तुम्हें एक समझाने के लिए बताया था कि मैं अगर 2 की पावर 2 को लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करता हूं ना तब भी 4 आंसर आता है। पावर सॉल्व करने का तरीका तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो 12 बार रूट वाला जो तरीका होता है, 12 टाइम्स रूट, वो बढ़िया है। लॉग एंटी लॉग सीख लो, फाइनल में भी कम आता है, फाइनल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे लॉग एंटी लॉग, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। हो गया कंप्लीट? दिक्कत? अच्छा अभी देखो, ये लॉग एंटी लॉग की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर ये जो लर्निंग कोएफिशिएंट है ना, यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है b इज इक्वल टू लर्निंग कोएफिशिएंट, इसमें ये लॉग काम आता है। ठीक है, तो देखो लर्निंग कोएफिशिएंट है ना, किसी भी रेट के लिए निकाला जा सकता है। लर्निंग रेट 60% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है, 95% भी हो सकती है। ठीक है, 100 नहीं होगी और ना 100 से ऊपर होगी। अगर 100 या 100 से ऊपर है ना तो इसका मतलब हम काम सीख ही नहीं रहे। जैसे कि अगर एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं और हमारी लर्निंग रेट 100% है, तो 2 यूनिट बनाने में कितना एवरेज टाइम लगेगा? 10 घंटे। 3 यूनिट बनाने में कितना एवरेज टाइम लगेगा? 10 घंटे। तो हम काम सीख ही नहीं रहे इसका मतलब। पहली बार में जितना टाइम लग रहा है दूसरी बार में भी उतना ही लग रहा है। क्या हम सीखे हुए हैं ये काम? ऐसा भी तो हो सकता है काम सीखे हुए हैं, तो बस इससे कम हो ही नहीं पा रहा है टाइम। ठीक है, तो 100% तो कभी भी नहीं होगा लर्निंग रेट। 90 होगा, 95 होगा, 80 होगा, 75 होगा, 60 होगा, तो अलग अलग लर्निंग रेट। अच्छा 60 भी नहीं हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर पहली यूनिट को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं तो दूसरी यूनिट को बनाने में सिर्फ 6 घंटे नहीं लगे, है ना? तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। यानी ज्यादातर जो लर्निंग रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी ना, तो यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो कैलकुलेशन ऑफ लर्निंग कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो कैलकुलेशन ऑफ लर्निंग कोएफिशिएंट। ये लॉग एंटी लॉग का लिखने के बाद में लिखो कैलकुलेशन ऑफ लर्निंग कोएफिशिएंट। लर्निंग कोएफिशिएंट। अच्छा लर्निंग कोएफिशिएंट को हम बी बोलते हैं। लर्निंग कोएफिशिएंट को हम बी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ लर्निंग रेट। जितनी भी हमें लर्निंग रेट दी जाती है ना उसका लॉग निकाल देते हैं, डिवाइड बाय log 2। लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2 फॉर्मूला चलता है। लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। ज्यादातर लर्निंग रेट जो हमारे आएगी ना वो या तो 80% होगी या फिर वो 90%। या तो वो 80% होगी या फिर वो 90%। ज्यादातर जो लर्निंग रेट हमसे क्वेश्चन पूछेगा या तो 80% का होगा या 90 का होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अलावा पूछेगा ही नहीं, पूछ सकता है।
तो तुम खुद बना लोगे फॉर्मूला। मान लो तुमसे 65% का पूछे तो ऊपर आ जाएगा log ऑफ 65% डिवाइडेड बाय log 2। मान लो तुमसे 70% का पूछ रहा है तो ऊपर आ जाएगा log ऑफ 70% डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछेगा 80 और 90% का पूछेगा। और 80 और 90% की वैल्यू मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं, लेकिन तुम्हें वो वैल्यू याद रखनी है। 80 और 90% वाली वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो हमें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं 80% का फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा तो लर्निंग रेट में क्या लिखूंगा, लॉग 0.8, 80% को 0.8 लिखेंगे डिवाइडेड बाय log 2। अच्छा, 1 से छोटे जितने भी लॉग होंगे ना उनका आंसर नेगेटिव आएगा। 1 से छोटे जितने भी लॉग होंगे ना उनका आंसर नेगेटिव आएगा। तो log 0.8 का आंसर है ना नेगेटिव आएगा। मेरे को है ना log 2 की वैल्यू पता है। log 2 की वैल्यू होती है 0.30103। log 2 की वैल्यू मेरे को पता है। अच्छा, अगर तुम्हें किसी को भी log 2 की वैल्यू में कंफ्यूजन है ना तो तुम्हारे पास तरीका है log 2 निकालने का। ये ना, है ना, मत निकालो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पे भरोसा करो। log 0.8 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। 0.8 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, लॉग रिथम 0.8, यानी ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू तुम्हें इस तरीके से निकालनी है। निकाल के बता दो एक बार। माइनस में ही आएगी, माइनस में ही आएगी, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी। तुमने तो डायरेक्ट निकाली है ना कैलकुलेटर से। और मान लो डायरेक्ट कर लेते, मान लो एक बार डायरेक्ट करके देखो, एक बार डायरेक्ट करके देखो ताकि हम मैच कर ले। माइनस पॉइंट, ठीक है, तो लॉग 0.8 की वैल्यू आ रही है -0.096। सबकी यही आ रही है ना वैल्यू, -0.096। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, 1 से छोटे जितने भी लॉग होते हैं ना उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0, 8 की पावर 0 1 होता है, तो 1 पे वैल्यू 0 होती है। अगर तुम 1 का लॉग निकालोगे ना तो 0 आएगा। अगर तुम 1 का लॉग निकालोगे ना तो 0 आएगा। तुम चेक कर लो, 1 का लॉग निकालो एक बार, 1 का लॉग निकालो 0 आएगा। 1 का लॉग निकालो 0 आएगा, चेक करो। 1 का लॉग निकालो, तरीका है तुम्हारे पास लॉग निकालने का। 1 का लॉग निकालो 0 आएगा। अरे हाँ, 1 का लॉग निकालो 0 हो जाएगा ना। 1 का लॉग निकालोगे तो 0 आएगा। 1 से छोटे जितने भी लॉग निकालोगे ना नेगेटिव आएंगे वो सब। तो 0.8 तो 1 से छोटा हुआ ना, 0.8 तो 1 से छोटा हुआ ना, तो उसका नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके मेरे को इसका बताओ कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके -0.321। हाँ, करो, नहीं अरे ये रहा है, टीवी से नहीं तो सॉल्व करना है तुम्हें। 3219 करके ऐसा कुछ आ रहा होगा। 318, 969 है। अरे पूरा ही नंबर लिख लेते ना तुम, इरेज, तुम्हें ऐसे क्या जरूरत पड़ती है कि तुम इरेज करते हो जो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ नंबर। अरे रुको एक मिनट, तुम इरेज वगैरह मत किया करो, जो आ रहा है उसको रहने दिया करो। मान लो मेरे को लॉगरिथम चाहिए, मेरे को 0.8 का लॉग चाहिए, तो 0.8 का लॉग आ रहा है 969। अच्छा, डिवाइड बाय 0.30103 कर देंगे तो 0.3219 आ रहा है। अच्छा, 0.3219 आ रहा है ना, तो इसको 0.322 कर लेते हैं, माइनस का 0.322। अच्छा, 90% पे वैल्यू आएगी माइनस का 0.152, लेकिन उसके लिए हम पहले निकालेंगे log 0.9 डिवाइडेड बाय, किससे करेंगे इसको, log 2 से डिवाइड करेंगे। log 2 की वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूं 0.30103 होती है। और log 0.9 की वैल्यू निकाल दो तुम लोग।
माइनस में, -0.0457। ठीक है, और इसको जो भी नंबर आ रहा है तुम्हारे कैलकुलेटर पर, जो भी नंबर है उसको 0.30103 से डिवाइड कर दो, -0.152 आता है, -0.152। तो 80% की वैल्यू है ना, अगर कभी भी तुम्हें लर्निंग रेट 80% दी जाएगी ना, तो 80% पर जो बी की वैल्यू होती है ना, 80% पर बी की वैल्यू ये होती है, और 90% पर जो बी की वैल्यू होती है ना, वो ये होती है। ये 90% पर बी की वैल्यू होती है। याद तो हो जाएगी, लेकिन मैंने तुम्हें बस तरीका बताया ये आती कैसे है वैल्यूज। ठीक है, एक बार ये 80 और 90% की वैल्यू और लिख दो। अच्छा, इवन है ना, अगर तुमसे 75% की वैल्यू पूछेगा तो क्या लिखोगे? न्यूमरेटर में लिखोगे 0.75 का लॉग डिवाइडेड बाय लॉग 2। अगर मान लो तुमसे 85% की वैल्यू पूछे, तो न्यूमरेटर में लिखोगे लॉग 0.85 डिवाइडेड बाय लॉग 2। ठीक है, किसी की भी वैल्यू तुमसे पूछ सकता है। ज्यादातर जो पूछेगा वो 80-90% के लिए वैल्यू पूछेगा, और हम 80-90% वाले नंबर्स डायरेक्ट यूज कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो। अच्छा, यहां तक कुछ पूछना है कैसे कैलकुलेशन किया है हमने? किसी को कुछ पूछना है? लॉगरिथम निकालने का तरीका, एंटी लॉगरिथम निकालने का तरीका, उसके अलावा लर्निंग रेट, लर्निंग कोएफिशिएंट निकालने के तरीके, और एक और चीज, लर्निंग कोएफिशिएंट फिक्स नहीं है 80-90%, ध्यान रखना। ज्यादातर 80-90% ही पूछता है, फिक्स नहीं है। अच्छा है ना, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो लर्निंग रेट वाला चैप्टर है ना तुम्हारा, चैप्टर नंबर 8.5 है यहाँ। ठीक है, 8.5 है लर्निंग रेट वाला जो चैप्टर है, लर्निंग कर्व वाला जो चैप्टर 8.5। ठीक है, और ये आएगा लगभग, देखते हैं, अभी तो लर्निंग कर्व तो करते हैं। अच्छा देखो, एक इलस्ट्रेशन नंबर 19 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 4। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 19 करेंगे हम यहाँ पे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, 476। इलस्ट्रेशन नंबर 19 476 पर है, लेकिन ये 477 पर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट। पेज नंबर 476 477 पर है ये। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व के मेथड को यूज करो और कैलकुलेट एवरेज यूनिट्स कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट निकालो, एवरेज का मतलब वही एवरेज कॉस्ट निकालनी है अपने को, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 4 मशीन्स के लिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 8 मशीन्स के लिए। पहला क्वेश्चन फॉर 4 मशीन्स, और दूसरा क्वेश्चन है फॉर 8 मशीन्स। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को डबल वाले कॉन्सेप्ट से यूज करूंगा तो 4 और 8 पर पहुंच जाऊंगा क्या मैं? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। मैं डबल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके 4 और 8 पर पहुंचा। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें डबल वाले तरीके से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, और मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो डबल वाला मेथड है ना, डबलिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं,
ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डबलिंग मेथड कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझना। उसके लिए बनेगा एक स्टेटमेंट। डबल करने वाला जो मेथड है ना, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अरे अब ठीक है, बातें करो। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट ध्यान से देखना। अरे इसमें ज्यादा है, एक मिनट रुको, इसमें इतने से में काम नहीं चलेगा, ज्यादा है इसके अंदर डेटा। वन टू फोर एट, 4 लाइन में काम हो जाएगा। इनमें 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखो हम डबलिंग वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ मशीन्स। अच्छा देखो, उससे ऊपर वाले में तो हमें केवल 2 नंबर दिए हुए हैं, 4 मशीन और 8 मशीन के लिए कैलकुलेशन करनी, यानी 4 मशीन्स बनाने की कॉस्ट कितनी होगी और 8 मशीन्स बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, हमें ये पता लगाना है। सबसे पहले एवरेज टाइम आ जाएगा, एक बार रुको मेरे को टेबल डिसाइड कर लेने दो। एवरेज टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, लेबर कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ज्यादा कॉलम्स बनेंगे। एक मिनट रुको, मेरे को कॉलम डिसाइड कर लेने दो यहाँ पर, क्योंकि काफी सारे कॉलम्स बन रहे हैं। काफी सारे कॉलम बनेंगे। नंबर ऑफ मशीन्स आ जाएगी, नंबर ऑफ मशीन्स, उसके बाद आ जाएगा एवरेज, टोटल, लेबर, मटेरियल और फिक्स कॉस्ट। ये 2 कॉलम्स हो रहे हैं, फिक्स कॉस्ट और टोटल और एवरेज कॉस्ट। एक और कॉलम आएगा। ठीक है, शायद इसमें काम हो जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा 4 और 8 मशीन तक जाने के लिए मेरे को 1 और 2 का भी डेटा चाहिए ना। 1 से निकालूंगा 2 का, 2 से निकालूंगा 4 का, 4 से निकालूंगा 8 का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एक मशीन के लिए स्टार्ट करेंगे, एक मशीन के लिए। ठीक है, फिर 2 मशीन्स पर जाएंगे डबलिंग वाले मेथड में, फिर 4 पर जाएंगे और फिर 8 मशीन्स पर चले जाएंगे। 1 2 4 8, डबल डबल करके जाएंगे तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा, क्या हमें पहले पहली मशीन को बनाने में लगने वाला टाइम दिया हुआ है क्या? डायरेक्ट लेबर नीडेड टू मेक फर्स्ट मशीन, यानी हमें क्वेश्चन में पहली मशीन को बनाने का टाइम दिया हुआ है, इसको हम एवरेज टाइम बोलेंगे। पहली मशीन को बनाने में 1000 घंटे लगे। अच्छा, लर्निंग रेट कितनी दे रखी? 90%। तो 2 मशीन का एवरेज टाइम 1000 का 90% कर देंगे तो
900 घंटे, फिर इसका 90% कर देंगे तो 810 घंटे, और फिर इसका 90% कर देंगे तो 729 घंटे। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एवरेज टाइम हमने कैसे निकाला? एवरेज टाइम कैसे निकाला? अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 10 यूनिट का एवरेज टाइम 5 घंटे है तो टोटल टाइम कितना होगा? 10 यूनिट्स का एवरेज टाइम 5 घंटे है तो टोटल टाइम कितना होगा? 50 घंटे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स और एवरेज टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल टाइम की। नेक्स्ट हम यहाँ पर टोटल टाइम की, एक यूनिट को बनाने में टोटल 1000 घंटे लगेंगे, 2 यूनिट्स को बनाने में टोटल 1800 घंटे लगेंगे। 3240। अच्छा, 58। इस कॉलम को फिल करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है पूछ लो। इस कॉलम को फिल करने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले देखो, लेबर कितना चार्ज कर रहा है? 15 रुपीज पर आवर, 15 रुपए पर आवर। अभी हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे लेबर कॉस्ट का। नेक्स्ट कॉलम बनेगा डायरेक्ट लेबर का। अच्छा, लेबर एक मशीन को बनाने में कितना टाइम लगा रहे हैं? कितना टाइम लगा रहे हैं? 1000 घंटे। लेबर एक मशीन को बनाने में 1000 घंटे लगा रहे हैं, और 1 घंटे के वो 15 रुपए चार्ज करते हैं। तो लेबर लगेगी यहाँ पर 15,000 रुपीज की लेबर लग जाएगी। एक मशीन को बनाने में 15,000 की लेबर लग जाएगी। दिक्कत? लेबर दो मशीन को कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगाते हैं 1800 आवर्स, 1800 घंटे। लेबर दो मशीन को कंप्लीट करने में 1800 आवर्स लगाते हैं, और एक आर का कितना चार्ज करते हैं? 15, 15 तो 1800 घंटे, 27,000। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है कि ये कैसे आ गया डायरेक्ट लेबर? नहीं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, ये डायरेक्ट मटेरियल है ना, ये 1 यूनिट का दिया हुआ है, ठीक है, 1 यूनिट का। वैसे भी है ना, मटेरियल अगर तुम समझोगे तो फिक्स होगा क्या? 1 यूनिट बनाने में भी 1.5 लाख का मटेरियल लगेगा, 2 यूनिट बनाने में भी 1.5 लाख का मटेरियल लगेगा? नहीं ना, ये फिक्स नहीं है। ये 1.5 लाख पर यूनिट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पर मशीन है ये। अच्छा, हमने फर्स्ट वाले केस में 1 यूनिट बनाई है तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितने का हो जाएगा? 1,50,000। अच्छा, दो मशीन्स बनाने पर 3 लाख रुपए का हो जाएगा। उसके बाद चार, नहीं 6 लाख, और 8 मशीन बनाने पर 12 लाख, 12 लाख रुपए का हो जाएगा। दिक्कत डायरेक्ट मटेरियल में? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी साइज का ऑर्डर बनाओ, फिक्स कॉस्ट फॉर आइदर साइज ऑर्डर्स। ऑर्डर का साइज 1 मशीन हो, 2 मशीन हो, 4 मशीन हो, 8 मशीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट तो हमारी 60,000 ही रहने वाली है, तो 60,000, 60। अच्छा, इसके अलावा और कोई कॉस्ट बाकी रही है क्या अपनी? तो इन सबको ऐड कर देंगे, मटेरियल, लेबर और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। 1 मिनट रुको, भागो मत। कितनी आ जाएगी? 225,000। नेक्स्ट 387, 387,000, 708,600, 13 लाख, 480। अच्छा, ये टोटल आ गई। अब सुनो, क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी थी, क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी थी, तो लास्ट कॉलम बन जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट का। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले, आगे बढ़े उससे पहले, क्या किसी को भी टोटल कॉस्ट निकालने तक कोई प्रॉब्लम है, पूछना है? लास्ट अपना एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका होगा, डिवाइड बाय 1 कर देंगे इसको, तो क्योंकि ये 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट है।
नेक्स्ट को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 193। नेक्स्ट को डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 177, 150। और इसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 किया था ना उसको लास्ट वाले, ये कितना हो जाएगा, 168435। हमें है ना, हमारा ये आंसर होगा, एक आंसर तो ये होगा 4 यूनिट्स बनाने की एवरेज कॉस्ट, और एक आंसर ये होगा 8 यूनिट्स बनाने की एवरेज कॉस्ट। नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन 4 और 8 यूनिट्स के लिए पूछ रहा था, तो हमने 4 और 8 यूनिट्स का निकाला है। लेकिन 4 और 8 तक पहुंचने के लिए है ना, मेरे को 1 2 भी यूज करने पड़ेंगे। मैं अगर डबल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे को 1 और 2 भी यूज करने पड़ेंगे, तब मैं 4 और 8 पर पहुंच पाऊंगा। कर दो, ये वाली टेबल बना दो। कौन सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 477 पर है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, पेज नंबर 477। इलस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 477। इलस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 477। इलस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 477। क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है हमने डबल वाले मेथड को यूज कर। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन। नाइन्टी परसेंट की वैल्यू निकालो, 0.152 नेगेटिव, मैंने बोला याद रखना। तो 0.152 नेगेटिव, 80 और 90% ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछेगा, याद रखना वैल्यूज। निकालनी भी आती है तुम्हें, अगर तुम्हें याद नहीं भी रहे ना, तो भी तुम्हें पता है फॉर्मूला, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2, तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। हो गया कंप्लीट? दिक्कत किसी को भी? दिक्कत? सेम क्वेश्चन हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन। फॉर्मूले से हमें है ना डबल वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डबल वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब मेरे को 1 और 2 की वैल्यू चाहिए नहीं। 1 और 2 के लिए हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी, हम 4 और 8 के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम है ना फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये तो हमने पहले वो डबल वाला मेथड यूज किया, फिर भी ठीक तो दोनों ही लो, तुम्हें क्या दिक्कत? फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है,
पहले है ना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं फॉर 4 यूनिट्स, फॉर 4 मशीन्स। अच्छा है ना, मैं तुम्हें 4 मशीन्स के लिए सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, 8 मशीन के लिए तुम खुद ट्राई करोगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू, ए कितना है, पहले यूनिट में लगने वाला टाइम 1000 घंटे, इनटू x कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स 4, नंबर ऑफ यूनिट्स 4 है ना। अच्छा, b का मतलब होता है लर्निंग कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में हमें लर्निंग रेट क्या दी हुई है, 90%। तो b की वैल्यू मैं लिखूंगा -0.152। मेरे को पता है ये वैल्यू, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, अगर तुम्हें याद नहीं है ना तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। वैसे देखो, मैं जो अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं ना, उसमें ऑलरेडी है ना, देखो यहाँ पर लॉग एंटी लॉग की वैल्यू गिवन है, इवन है ना, वो लर्निंग रेट जो 80% पर 0.322 नेगेटिव होता है ना, वो भी गिवन है। तो जरूरी नहीं है तुम्हें निकालनी पड़े, हो सकता है क्वेश्चन में भी दी हुई हो, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन वाली वैल्यू को यूज करो। हाँ, वैसे कोई खास नहीं। अच्छा, अब देखो, सुनो, अब सुनो, क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, रेसिप्रोकल करोगे, लेकिन ये पावर वाला। अच्छा, तुम अगर 4 की पावर 4 सॉल्व कर सकते हो, तो 4 की पावर -0.152 भी सॉल्व कर सकते हो उसी तरीके से। सेम तरीका रहेगा, वही वाला, पावर करते हैं 12 बार, रूट करते हैं 12 बार। ठीक है, अच्छा है ना, सेम तरीका यूज करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं वो करते जाओ। पहले देखो, बेस कितना लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है 4, 4 का रूट करना है 12 टाइम्स। मैं जितना बोलूं उतना ही करो, 4 का रूट कर दो 12 टाइम्स, कर दिया, 4 का रूट कर दिया 12 टाइम्स। अच्छा, उसके बाद -1, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें से -1। ठीक है, -1 कर दिया। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय पावर, तो मल्टीप्लाई बाय 0.152, माइनस एक बार के लिए इग्नोर करो, माइनस इग्नोर करो, मल्टीप्लाई बाय 0.152 कर दिया। अभी करो +1, और फिर उसके बाद करो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, रुको 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 रुको, पावर नेगेटिव में थी ना, पावर नेगेटिव में होने की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगी, डिवाइड इज इक्वल टू, वो सीधा हो जाएगा। हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। पावर, पा, पावर अगर नेगेटिव है ना, पावर अगर नेगेटिव है, मैं ये भी बता देता हूं, अगर नेगेटिव पावर है ना, तो बाकी सारी स्टेप्स तो वही लगेगी। एक लास्ट जो 5th स्टेप के बाद 6th स्टेप आती है ना, तो 6th स्टेप में डिवाइड इज इक्वल टू लगता है। एक बार डिवाइड इज इक्वल टू प्रेस कर दोगे, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, डिवाइड इज इक्वल टू को रेसिप्रोकल बोलते हैं। नेगेटिव पावर में काम आएगा ये। अगर नेगेटिव पावर है तो 5 स्टेप्स तो पुरानी वाली लगेगी, और 6th स्टेप ये वाली लगेगी। ठीक है, यहाँ पर तुम रेसिप्रोकल कर दोगे। अच्छा, 5 स्टेप्स यूज करते टाइम एक चीज याद रखना, इस नेगेटिव को इग्नोर करना। 5 स्टेप्स जब यूज कर रहे हो ना पावर को सॉल्व करने की, तो इस नेगेटिव को इग्नोर करना। अच्छा, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, अल्टीमेटली वो 1000 से मल्टीप्लाई होने वाला है, जो भी, क्योंकि अभी तो हमने केवल यही सॉल्व किया है ना, इसी पार्ट को सॉल्व किया है ना। अभी जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है वो अल्टीमेटली 1000 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 809.97, या मैं इसको 810 घंटे भी कर सकता हूँ, 810 आवर्स। अच्छा, ऊपर देखो टेबल में, 4 मशीन का एवरेज टाइम 810 घंटे ही आ रहा था, फॉर्मूले से भी 810 घंटे आ गया। अच्छा, हमारा एवरेज टाइम हमें मिल गया है। एवरेज टाइम निकालने के बाद में अभी हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगी डायरेक्ट लेबर वाली कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए ध्यान से देखना, ये जो y है इसका मतलब एवरेज टाइम होता है ना, क्योंकि मैंने जब तुम्हें ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था तो y का मतलब एवरेज टाइम लिखवाया था। तो एक यूनिट को लगने में बनने वाला टाइम है 810 घंटे। हमने कितनी यूनिट्स बनाई है, 4 यूनिट्स बनाई है, हमने 4 मशीन्स बनाई है। ठीक है, और लेबर कितना चार्ज कर रहा है, इंटू 15 कर देंगे,
लेबर चार्ज कर रहा है इंटू ₹15 पर आवर, तो कितना हो जाएगा 48,600 लेबर की कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट लेबर के बाद है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा एक यूनिट है 1.5 लाख रुपए की। एक यूनिट पर मटेरियल लग रहा है 1.5 लाख रुपए का। हमारे पास में 4 मशीन है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 6 लाख के। अच्छा, उसके बाद एक हमारी लग रही है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इस ऑर्डर पर लगेगी 60,000, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 60,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। टोटल कॉस्ट कितना, 708,600। अच्छा, ये टोटल हो गई, हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 4। अच्छा, डिवाइड बाय 4 ही क्यों, क्योंकि हमने 4 मशीन्स बनाई है। डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 177। और पहले भी एवरेज कॉस्ट इतनी आ रही थी, 4 मशीन्स के लिए एवरेज कॉस्ट आ रही थी 177,150। दिक्कत। अच्छा, ये हमने 4 के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही सेम तरीका रहेगा 8 के लिए सॉल्व करने का। अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो 4 मशीन्स के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें कोई इश्यू है क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो डबल वाला तरीका आसान होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आसान होता है। एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। अभी 4 मशीन्स का कंप्लीट करने के बाद तुम 8 मशीन्स का खुद स्टार्ट करोगे। क्या 8 मशीन्स के लिए y की वैल्यू तुम्हें दोबारा से निकालनी पड़ेगी, या इसी का डबल करके और ऐसे कुछ? मेरी बात ही नहीं समझे तुम। 4 मशीन्स का एवरेज टाइम आ रहा है 810 घंटे, तो तुम 8 मशीन्स का 1620 घंटे कर दोगे क्या? टाइम कम हो जाएगा ना। हाँ, तो तुम्हें अलग से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोबारा से। इस y की वैल्यू का कोई यूज नहीं है 8 मशीन्स के लिए, तुम्हें दोबारा से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 8 मशीन्स वाला तुम लोग खुद ट्राई करो, नहीं होगा। 90% कर रहे हैं तो 810 का 90, वो तो आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा? वो तो डबल वाला मेथड है, हम डबल वाला मेथड यूज ही नहीं कर रहे यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तुम तो दोबारा से निकालो। वो तो डबल वाला मेथड है। हाँ, तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो। हाँ, वैसे कर सकते हो, है ना, लेकिन करना तुम्हें फॉर्मूला ही है। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम फॉर्मूला यूज करके एक बार ट्राई करो, ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए कि सेम आंसर आ रहा है, फॉर्मूले से भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है फिर, ठीक है, तुम ऐसे डायरेक्ट मत कर देना डबल। 8 मशीन्स के लिए एवरेज कॉस्ट निकाल दो। 8 मशीन्स के लिए एवरेज कॉस्ट। अच्छा, जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, उनको किसी को भी प्रॉब्लम है 4 मशीन्स वाले फॉर्मूले वाले तरीके के अंदर, जो हमने 4 मशीन्स में फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। हाँ, तो वो 729 हो जाएगा ना शुभांकित, अगर तुम उसको सही, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 729। और वहां पर भी देखो, जब हमने डायरेक्ट किया था तब भी 729 ही आ रहा था। बस ठीक है, 729 आ गया, इंटू 8 करोगे टोटल हो जाएगा, इंटू 15 करोगे लेबर आ जाएगा, सेम ही आएगा। बस यहां पर यह होगा कि तुम्हें 1 और 2 की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, वहां पर तुम्हें 1 और 2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इवन मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं, चलो एक बार कंप्लीट करो इसको, 8 मशीन्स वाले को कंप्लीट करो एक बार। तुम यहां पर है ना, जो टेबल हमने बनाई ना,
तुम यहां पर ये बोल सकते हो सर हमें 1 और 2 की इन सारी वैल्यूज की क्या जरूरत है, 1 और 2 के लिए इन सारी वैल्यूज की क्या जरूरत है, इसके बेस पर ये वाली वैल्यू आ गई, इसके बेस पर ये वाली वैल्यू आ गई, इसके बेस पर ये वाली वैल्यू आ गई। लेकिन खाली टेबल अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए तुम्हें टेबल को पूरा भरना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हें टेबल पूरी भरनी पड़ती है। फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो तुम्हें 1 और 2 का कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट 4 और 8 का कैलकुलेशन कर दो। हो गया 8 मशीन्स वाला कंप्लीट सबका। ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट है सबका 8 मशीन्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, 8 मशीन्स। शुभ अच्छा 8 मशीन से जो एवरेज कॉस्ट आई होगी ना वो 168,435 ही आ रही है, जो एवरेज कॉस्ट आ रही होगी 168,430। ठीक है राज। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 23 है पेज नंबर 487 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 23 पेज नंबर 487। इलस्ट्रेशन नंबर 23 है पेज नंबर 487। वो क्वेश्चन ये बोलता है द यूजुअल लर्निंग कर्व मॉडल y इज इक्वल टू ax की पावर, अभी ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अच्छा देखो, उसके अलावा लर्निंग रेट 80% गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये रही। और इवन क्वेश्चन में ही है ना, हमें उस 80% की वैल्यू भी गिवन है 0.322 नेगेटिव। लेकिन अगर ये गिवन नहीं भी होती ना तो हम खुद कैलकुलेट कर सकते थे, या हमें याद भी होगा 0.322 नेगेटिव होती। अच्छा ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम। ए का मतलब हो गया फर्स्ट यूनिट पे लगने वाला टाइम। कभी कभी है ना ए का मतलब हो जाता है फर्स्ट यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट, क्योंकि पहली यूनिट बनाने में ज्यादा खर्चा लगता है, फिर जैसे जैसे हम काम सीखते जाते हैं तो खर्चे कम होते जाते हैं, हमारे अंदर स्किल डेवलप होती रहती है और कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा लर्निंग रेट वैसे मैंने तुम्हें बता दिया 80% ऑलरेडी हमें गिवन है। अच्छा अगर हमें पहली यूनिट में बनने वाला टाइम पता है, तो क्या हम एवरेज टाइम 20 यूनिट्स के लिए डबल करके पहुंच सकते हैं क्या, डबल कर दे और 20 पर पहुंच जाए, डबल कर दे और 20 पर पहुंचे? नहीं, किसी का भी नहीं कर सकते। अच्छा एक बात सोच के बताओ, मेरा स्टेटमेंट सुनना। अगर मुझे 10 यूनिट्स का एवरेज टाइम पता है, तो क्या मैं 20 यूनिट का एवरेज टाइम डबल करके निकाल सकता हूँ? क्योंकि डबल कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है 1 to 4 हो, 10 से 20 भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को 16 यूनिट्स का एवरेज टाइम पता है, तो मैं 32 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को 15 यूनिट्स का एवरेज टाइम पता है, तो मैं 30 का निकाल सकता हूँ। डबलिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं होता 1248 चले, जो है उसका डबल। अच्छा हमें क्वेश्चन में एक यूनिट का टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट का टाइम दिया हुआ है। अच्छा फर्स्ट यूनिट के टाइम को डबल करके कैसे भी मैं 20 तक पहुंच सकता हूँ क्या? नहीं पहुंच सकता ना, तो इसका मतलब हमें ए एक्स की पावर बी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें ए एक्स की पावर बी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है पहले क्वेश्चन में, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का मतलब वाई, क्योंकि वाई का मतलब एवरेज टाइम होता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है, हमें सॉल्व करना है एवरेज टाइम, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, और कितनी यूनिट्स के लिए, 20 यूनिट्स के लिए सॉल्व करना है। अच्छा y इज इक्वल टू ए कितना लिखूं मैं, 10, x कितना लिखूं, 20, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स 20 है, और 20 की पावर -0.322। अच्छा ये पावर मैंने तुम्हें सॉल्व करना सिखाया है, नॉर्मल तरीका चलेगा, लास्ट में डिवाइड इज इक्वल टू कर दोगे बस, दैट्स इट। 20 की पावर -0.322 सॉल्व करो,
20 की पावर -0.322 सॉल्व करो। 20 की पावर -0.322 सॉल्व करो। जीरो पॉइंट थ्री एट वन, और जो भी आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना ही है ना तुम्हें, क्योंकि अभी तो जो तुमने सॉल्व किया वो तो यही सॉल्व किया होगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3.81 के आगे क्या नंबर आ रहा है? 810। 810 तो 3.81 ही कर लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं। एवरेज टाइम आ गया 3.81 आवर्स। अच्छा एक और बात सुनो, क्वेश्चन में हमें है ना लॉग एंटी लॉग की वैल्यू भी दी हुई है। हम हम इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तुम्हें करना नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि लॉग एंटी लॉग बहुत ही रेयर यूज करेंगे हम। केवल एक ही तरह के क्वेश्चन में हम लॉग एंटी लॉग यूज करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन में हमें लर्निंग रेट गिवन नहीं हो, हमें लर्निंग रेट कैलकुलेट करनी पड़े, ऐसे ही क्वेश्चन में हम लॉग एंटी लॉग यूज करेंगे। अदरवाइज लॉग एंटी लॉग को हम हर बार इग्नोर करेंगे, क्योंकि लॉग एंटी लॉग के लिए है ना फिर तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो मेरे को अगर ये क्वेश्चन लॉगरिथम से सॉल्व करना होता, तुम लिखना मत और ना सॉल्व करना। मेरे को अगर ये क्वेश्चन लॉगरिथम से सॉल्व करना होता ना, मैं इसको लिखता y इज इक्वल टू 10 × 20 की पावर -0.322। तो देखो आ, मेरे काम आएगा। अच्छा log 10 की वैल्यू, मैं इसका भी लॉग करूंगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन log 10 की वैल्यू 1 होती है। तुम भी चाहो तो निकाल सकते हो, log 10 की वैल्यू 1 आएगी लास्ट में। वो 15 बार रूट, फिर वो -1, और सॉरी डिवाइड बाय 00007027 और इज इक्वल टू कर दोगे ना तो वही आएगा, log 10 की वैल्यू 1 आएगी। तो देखो इसको ऐसा लिखते हैं, तुम्हें लिखना नहीं है, ध्यान रखना। मैं इसको लिखूंगा log 10 दोनों साइड लॉग करके, और इसको लिखूंगा -0.322 इंटू log 20। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये log y इधर रहेगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो जाएगा इंटू -0.322। log 20 है ना, log 20 को लिखा जाता है log 10 प्लस log 2। log 20 को लिखा जाता है log 10 प्लस log 2। अच्छा log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू -0.322। log 10 की वैल्यू 1 है, और log 2 की वैल्यू देखो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 0.32301। अच्छा है ना, एक काम करो, 1.301 है ना, 1.301, इसको है ना -0.322 से मल्टीप्लाई करो। 1.301, क्योंकि मेरे को पता है ऐसा नहीं, लॉग में मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस हो जाता है, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन की जगह माइनस हो जाता है, और माइनस की जगह डिवीजन होता है। इसीलिए मैं लॉग यूज करना कम चाहता हूं, क्योंकि अगर तुम लॉग यूज करना चाहते हो ना, हाँ, तो लॉग यूज करने के लिए तुम्हें लॉग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो पता होने चाहिए। तुम्हें क्या करना है, 1.301 को मल्टीप्लाई करो इससे 0.4189, और उसको 1 में से माइनस कर दो। 0.5811 का एंटी लॉग ये होता है, तो ये 3.81 आंसर आ गया, है ना। इसीलिए मैं तुम्हें समझा भी नहीं रहा, छोड़ो, कचरा नहीं है। एक और बात बताऊंगा तुम्हें, सिर्फ तुम्हें लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट अगर पता है ना, तब तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो लॉगरिथम को इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। लॉगरिथम हम तब तक यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जब तक नहीं, जब तक हमें लर्निंग रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर हमें खुद लर्निंग रेट निकालनी हो ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, y a x b। इस क्वेश्चन में हमें y निकालना है, तो a x b हमें पता है। किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा y तुम्हें पता होगा, a पता होगा, x पता होगा, b तुम्हें खुद निकालना होगा। उस केस में हम केवल लॉगरिथम यूज करेंगे जब हमें b निकालना है। अदरवाइज ना हम a निकालने के लिए लॉगरिथम यूज करेंगे, ना हम x निकालने के लिए लॉगरिथम यूज करेंगे, ना हम y निकालने के लिए लॉगरिथम। सिर्फ एक तरीका है, जब हमें b निकालना होता है ना,
तब और कोई तरीका नहीं बचता, फिर लॉगरिथम यूज करना ही पड़ता है। अच्छा, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल टाइम निकालना है हमें 30 यूनिट्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल टाइम 30 यूनिट्स के लिए निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए पहले मैं एवरेज टाइम निकालूंगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अब की बार कितनी यूनिट्स के लिए यूज करना है? 30 यूनिट्स के लिए यूज करना है। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 10 इंटू 30 की पावर माइनस 0.322। तो y कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर? हो गया कोई दिक्कत? चलो, y कितना आ रहा है? 3.34। 3 के बाद एक और एक दो नंबर 37। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये y का मतलब क्या आया? ये हमारा, ये तो हमारा एवरेज टाइम हुआ है ना। y तो एवरेज टाइम को इंडिकेट करता है। हमें यहाँ पे निकालना है टोटल टाइम। हमें यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है। और ये देखो 3.343 है ना, वो देखो यहां से आया ये वाला एंटी लॉग यूज हुआ है। टोटल टाइम देखो, अगर एक यूनिट में 3.343 आवर्स लग रहे, तो 30 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? 100.29 आवर्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है? किसी को भी सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछ। 30 यूनिट्स को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? क्यों, पहले में एवरेज ही पूछ रहा है, टोटल देखो तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ो। पहले में एवरेज पूछ रहा है तो हमने y को छोड़ दिया, दूसरे में टोटल पूछ रहा है इसलिए हमने किया। अच्छा है ना, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 31 से 40 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगा, कैसे निकालोगे? नहीं सुनो, नहीं नहीं, तुम निकालोगे 40 यूनिट्स में लगने वाला टाइम और 30 वाला माइनस कर दोगे उसमें से, तो 31 से 40 का आ जाएगा। अच्छा सुनो, देखो सुनो, तुम है ना 40 यूनिट्स का टाइम निकालोगे, तुम्हें 30 का पता है, वो माइनस कर दोगे, तो बाकी बचा 31 से 40 का टाइम आ जाएगा ना तुम्हारा। ठीक है, 30 सॉरी 40 यूनिट्स का टोटल टाइम निकालना है और उसमें से 30 यूनिट्स का टोटल टाइम माइनस कर देना है। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो तुम्हारी 3 घंटे क्लास हुई और जिसमें 1 घंटा तुम्हारी क्लास हुई ऑडिट की, तो कितने घंटे एमए की क्लास हुई? तो वो ऐसे निकालोगे, 3 में से 1 माइनस करके 2 घंटे निकालो। ऐसे ही यहां पर भी है कि तुम्हें 31 से 40 यूनिट्स का टोटल टाइम चाहिए, तो तुम पहले 40 यूनिट्स का टोटल टाइम निकालोगे, फिर 30 यूनिट्स का टोटल टाइम माइनस कर दोगे, तो बाकी बचा हुआ वो 31 से 40 का टाइम आ जाएगा। कर दो, थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद कंप्लीट करो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें है ना 40 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। 40 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। कितना आया सबसे पहले तो ये बताओ? 3.047। अच्छा, अगर ये एवरेज है तो टोटल कितना हुआ?
40 यूनिट्स पे लगने वाला टोटल टाइम, ठीक है शुभांकित, कितना हुआ टोटल टाइम, इंटू 40 कर दोगे ना इसको, 3.047, इसको मल्टीप्लाई बाय 140, सॉरी 40 यूनिट्स, 1 to 1 पॉइंट, अच्छा ये आ गया 40 यूनिट में लगने वाला टाइम। हमें 40 यूनिट में लगने वाला टाइम पता है, हमें 30 यूनिट में लगने वाला टाइम पता है, तो हमें 31 से 40 का टाइम निकालना है, तो बस माइनस कर 21 पॉइंट, हाँ ठीक है 21.6 के आसपास आ जाए, 21.6 आवर्स के आसपास आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, 21.6 आवर्स के आसपास आंसर। ठीक है ठीक है, 21.6 के आसपास आंसर आएगा। नहीं तो आने दो तुम, मेरे को ठीक है, देखो एक हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज नंबर 496 पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज नंबर 496, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 496। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ रे लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ए न्यू लैंप, प्रोडक्शन द न्यू लैंप विल बी सब्जेक्ट टू 60% लर्निंग कर्व। अच्छा 60% लर्निंग कर्व के लिए वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या, तो हम खुद निकालेंगे। अच्छा यानी हमें, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक और बार रुको, हमने पहले लॉट में 500 बल्ब्स बनाए हैं, द इनिशियल लॉट, इनिशियल लॉट, इनिशियल लॉट को हम फर्स्ट यूनिट भी बोल सकते हैं एक बार के लिए, पूरे लॉट को हम फर्स्ट यूनिट बोल देते हैं। फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम कितना है, 1000 घंटे। हमें है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 8 लॉट्स बनाने हैं। 500 डबल क्यों कर रहे हो, 500 लॉट को एक ही बोल दो ना तुम, 500 लॉट को एक ही बोल दो, 500 लैंप को एक लॉट बोल दो तुम। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ मैंने इसीलिए इनिशियल लॉट पे ही हाईलाइट किया है, 500 लैंप पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है। इनिशियल लॉट का मतलब बोल दो फर्स्ट बैच, फर्स्ट बैच को लगने में कितना टाइम लग रहा है, 1000 घंटे, तो एट्थ बैच को मैन्युफैक्चर होने में कितना एवरेज टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और इसमें जबरदस्ती ये कॉस्ट वगैरह का डेटा दिया है, इसमें पूछा नहीं है, कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, तो हमें इसके लिए कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो अच्छा फर्स्ट बैच 1000 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, तो एट्थ बैच के लिए हम डबल करके पहुंच सकते हैं ना, 1248, 1248 डबल करके पहुंच सकते हैं। तो एट्थ बैच का हमें एक तो एवरेज टाइम पता लगाना है। अच्छा अब सुनो, 60% के लिए तुम्हें बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल में बी काम ही नहीं आता, डबल में 1000 का 60% 600, उसका 60% 360, उसका 60% 216,
0, इस तरह से आएगा। तो डबल वाले कॉन्सेप्ट में भी काम ही नहीं आता है। तो अगर डबल वाले कॉन्सेप्ट में भी काम ही नहीं आता है तो हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए वैसी ही एक टेबल बनाएंगे, जैसे हमने वो एक बार टेबल बनाई थी ना, 1248 वाली टेबल बनाई थी, वो वाली टेबल दोबारा से बनाएंगे। लेकिन उसमें हमने ना उस क्वेश्चन में 4 और 8 चाहिए था, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 8 चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो हमें सिर्फ 8 चाहिए, लेकिन हमें 1 to 4 भी निकालना ही पड़ेगा, तभी 8 तक पहुंचेंगे हम। तो सबसे पहला कॉलम बना देता हूं मैं बैच। ठीक है, बैच में आ जाएगा फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, फिर आएगा सेकंड के बाद डायरेक्ट फोर्थ आएगा और फिर एट्थ आएगा। सेकंड के बाद डायरेक्ट फोर्थ आएगा और 8 आएगा डबल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं तुम चाहोगे ना तो इस क्वेश्चन को है ना फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बता दूंगा, सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट बैच में लगने वाला एवरेज टाइम, फर्स्ट बैच में लगने वाला एवरेज टाइम कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 घंटे। अच्छा अगर यहाँ पे 1000 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60%, 600 आवर्स। अच्छा यहाँ पर 360 आवर्स और यहाँ पर हो जाएगा 216 आवर्स। अच्छा ये एवरेज टाइम आ गया। नेक्स्ट हमारा कॉलम बन जाएगा टोटल टाइम का, नेक्स्ट हमारा टोटल टाइम का कॉलम बन जाएगा। तो टोटल टाइम आ जाएगा, फर्स्ट बैच को पूरा कंप्लीट होने में लगा 1000 आवर्स, सेकंड बैच पूरा कंप्लीट होने में लगेगा 1200 आवर्स। मैंने है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 500 यूनिट को एक ही मान लिया है। ठीक है, तो हमें 8 यूनिट्स बनानी है, इसका मतलब ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1440 आवर्स और नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टोटल टाइम आ गया। इसके बाद देखो हमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन है। वैसे है ना इस क्वेश्चन में केवल हमें यही आंसर निकालना था, 8th बैच को कंप्लीट करने में कितना एवरेज टाइम लगेगा। अरे दूसरे कॉलम में काम हो जाएगा अपना, दूसरे कॉलम में काम हो जाएगा, क्योंकि हमें एवरेज टाइम ही तो निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा नहीं होगा, ये क्वेश्चन कॉस्ट निकालने का भी होगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट का डेटा भी दिया हुआ है। तो अभी हम कॉस्ट निकालते हैं, तो पहले लग जाएगा हमारा डायरेक्ट लेबर। अच्छा डायरेक्ट लेबर है 20 रुपीज पर आवर। तो फर्स्ट बैच को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, 1000 घंटे, तो 20,000 रुपए हो जाएंगे। प्रॉब्लम डायरेक्ट लेबर के अंदर, डायरेक्ट लेबर के बाद में आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल। 150 150 रुपए लगे हैं पूरा लॉट बनाने के, है ना। 150 रुपीज लगे फर्स्ट बैच बनाने के, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा 150, 300, 600। अच्छा इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 25 रुपए पर आवर लग रहे, तो 25,000 हो जाएगा, 25,000। अच्छा 25 रुपए पर आवर लग रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000। 25 रुपए पर आवर लग रहे हैं तो 30, 36 पूरा, ठीक है। और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा 43,200। अच्छा इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 45,150, 45,150, 45,150, 54,300, ठीक है। और लास्ट वाला 89,004। अच्छा 80,904, 80,000।
78,960 आ रहा है। अच्छा ये टोटल आ गई, तो लास्ट में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है बस। एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1248 कर दोगे। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए लास्ट में डिवाइडेड बाय 1248 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाला तो 45,150 हो जाएगा। कितना नेक्स्ट? 27,350। 385 बोला था ना तुमने पहले? हाँ नहीं, हो सकता है मेरे को गलत सुनाई। और लास्ट वाला 9876। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें केवल एवरेज टाइम पूछा था, लेकिन हमने एवरेज कॉस्ट भी निकाल दी। अगर सेम क्वेश्चन हम फॉर्मूले से सॉल्व करते, अगर सेम क्वेश्चन हम फॉर्मूले से सॉल्व करते ना, तो फॉर्मूले वाला तरीका एक बार देख लो, एक बार देख लो। y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। अच्छा यहां पे हमें b निकालना पड़ेगा। b होगा लॉगरिथम ऑफ -0.6, सॉरी माइनस क्यों लिख रहा हूं, लॉगरिथम ऑफ 0.6 डिवाइडेड बाय क्या करूं? अच्छा log 2 की वैल्यू होती है 0.30103, तो log 0.6 निकाल दो। अच्छा देखो मैं यहां पे निकाल देता हूं। 0.6 का लॉगरिथम निकाल दिया, 0.2218 माइनस का, डिवाइड बाय 0.30103 किया, 0.7369। अच्छा 0.737 कर लेता हूं मैं इसको, ये आ रहा है -0.737। अच्छा अभी मैं यहां पर इसको यूज करूंगा। फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 1000, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 8, क्योंकि 8 लॉट के लिए निकालना है ना अपने को, और उसकी पावर है -0.737। इसको सॉल्व कर दो, 8 की पावर -0.737 इंटू 1000 सॉल्व कर दो। .2153 इंटू 1000 भी करना है ना उसको। 215.96 है ना, तो 216 घंटे कर दें इसको, और यही देखो वापस आ गया हमारे पास में। ठीक है, इसके अंदर है ना, फिर हमें है ना टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फिर टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है शुभांकी, 215.96 है तो 216 कर देते हैं उसको, दिक्कत किसी को भी? तो हम है ना टेबल बनाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी डबल वाला आ जाए ना, जैसे कभी 10 यूनिट से 20 यूनिट पर जाना हो तो डबल ही यूज किया करो, 1 यूनिट से 8 यूनिट पर जाना हो तो डबल ही यूज किया करो, वो थोड़ा ज्यादा आसान होता है। ये तो हो जाएगा क्वेश्चन ये रहा। और देखो सुनो एक और चीज देखो, ये पता है क्या बोल रहा है? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मॉडल यूज करना है, और क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मॉडल यही वाला मॉडल बोला जाता है, जहां पर हम एवरेज टाइम निकालते जाते हैं फिर उसको ऐड करते जाते हैं, यही वाला मॉडल बोला जाता है। नीचे, ठीक है हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही काफी है, और क्वेश्चन अपन फिर कल वाली क्लास में करेंगे। वैसे तो अभी और भी पढ़ा सकता था, लेकिन फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी के लिए काफी।